नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास व मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि कोल्ब के और वेरी इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न हैं मित्रों। इसमें से आपका टारगेट 12 प्लस होना चाहिए। देखिए कुछ सरल प्रश्न भी लिए हैं मैंने। तो देखिए कोल्ब के अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत मित्रों कोल्ब ने दिया था और इसके अलावा उसमें कार्ल जो रोजर्स है उसका भी नाम आता है। ठीक है, दोनों दोनों एक जब ऐसा पूछा जाएगा मित्रों कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो फिर कार्ल रोजर्स और जो कोल्ब है दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो याद रखना अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कोल्ब का है और कार्ल रोजर्स का भी है। तो इस सिद्धांत की जो निहित 4 समताएं थी, इसमें कितनी समताएं बताई कोल्ब ने मित्रों? 4 समताएं बताई। उनमें से कौन सी यहाँ पर नहीं है? ठीक है, ठोस अनुभव योग्यताएं। तो मित्रों देखिए ठोस अनुभव योग्यताएं बिल्कुल सही है ना। इसमें 4 समताएं हैं, ठोस अनुभव योग्यताएं हैं, फिर पर्यवेक्षण क्षमता भी है इसमें मित्रों, अमूर्त संकल्पना निर्माण की क्षमता भी है, लेकिन इसमें विभेदन व्यवहार की ऐसी कोई क्षमता नहीं है। 3 क्षमता तो यह है मित्रों, और चौथी है सोच विचार व परीक्षण की। ठीक है, याद रखना चौथी इसमें जो क्षमता या योग्यता है वो है सोच विचार और परीक्षण करने की। अब देखिए मित्रों, कोल्ब ने जब अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया तो ये 4 अनुभवजन्य जो अधिगम सिद्धांत है ये किसके तहत दिया? तो मित्रों चिंतन, जो आपके टॉपिक है ना, चिंतन तर्क कल्पना, जो रीट में न्यू टॉपिक जुड़ा है उस टॉपिक में ये पढ़ेंगे आप, है ना। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत जो सर्जनवाद की विशेषता बताता है मित्रों की बालक ज्ञान स्वयं खोज करके सीखता है। तो उसमें कहा कि बालक के समक्ष सबसे पहले ठोस अनुभव योग्यताएं आती है उसका वह परिवेक्षण करता है, फिर मस्तिष्क में अमूर्त संकल्पना निर्माण बनता है और उसका वापिस सोच विचार व परीक्षण होता है। लेकिन एक चीज़ है कि इन चारों का कोई क्रम नहीं रहता, इनमें जो चिंतन होता है वो किसी भी बिंदु से हो सकता है, ये इन्होंने कोल्ब ने बताया था मित्रों। विकल्प 4 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 1 में। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए मित्रों, लेड थ्योरी किसके द्वारा दी गई? लेड थ्योरी किसके द्वारा दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और मित्रों। देखिए लेड थ्योरी में पहले लेड का पूरा नाम देखिए। लेड का एल का तो हो जाएगा लैंग्वेज मित्रों, एल का हो जाएगा लैंग्वेज, ए का हो जाएगा मित्रों एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, और डी का हो जाएगा मित्रों डिवाइस। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अब जब आपको फुल फॉर्म आएगा तभी सही है इसका उत्तर होगा। ठीक है, एल का लैंग्वेज, ए का एक्विजिशन और डी का डिवाइस। यानी हिंदी में अर्थ होता है मित्रों भाषा अधिग्रहण, या कह सकता हूँ ग्रहण करना, और डिवाइस यानी उपकरण। भाषा अधिग्रहण उपकरण यानी कि बालक में जन्म से ही भाषा को अधिग्रहण करने का एक उपकरण होता है। ये कथन किसने कहा? फ्राइड ने, जॉन सरोस, नोआम चॉम्स्की या बुकफील्ड? नहीं, एक चॉम्स्की ही एकमात्र ऐसे भाषाविद थे जिन्होंने कहा कि बालक में जन्म से ही भाषा युक्त व्यवस्था होती है मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, विकल्प 3 सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 2 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर, कि गार्डनर के अनुसार प्राकृतिक बुद्धि किसमें नहीं पाई जाती है? हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था मित्रों, आपको पता है ना, उसमें प्राकृतिक बुद्धि, तो प्राकृतिक बुद्धि आपको बता दूं मैं 1995 में, है ना, 1995 में इन्होंने 8वें क्रमांक है ये बुद्धि का। ठीक है, 8वां क्रमांक है, इन्होंने 8वें नंबर पे बताई थी मित्रों बुद्धि, है ना। यानी गार्डनर ने सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, उसे कहते हैं फ्रेम्स ऑफ माइंड भी बोला जाता है। ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड यानी कि मित्रों बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तो उसमें देखिए जो प्राकृतिक बुद्धि है 1995 में 8वें क्रमांक पे बताई। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब प्राकृतिक बुद्धि किसमें नहीं पाई जाती है ना, किसमें नहीं, तो होगी किसमें? जो प्रकृति से संबंध रखते हैं, जो प्रकृति के प्रति संवेदनशील, जो प्रकृति के जैसे पशु पेड़ पौधे उनके प्रति मतलब संवेदनशीलता रखने वाले, उनकी परख करने वाले, उनके प्रति दया दिखाने वाले, उनसे प्रेम करने वाले, उससे संबंधित होते हैं। शिकारी बिल्कुल आखेट करने वाला ये प्रकृति से संबंधित है, किसान तो है ही, और साथ में याद रखना मौसम वैज्ञानिक है वो भी इससे संबंधित है। यानी मैंने प्रश्न घुमाया है और घुमाकर मित्रों यहाँ पे दे दिया उक्त कोई नहीं। ऐसा हालांकि प्रश्न कम पूछा जाता है लेकिन मैंने घुमाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 नंबर हो जाएगा मित्रों, बाकी तीनों में पाई जाती है प्राकृतिक बुद्धि, तो विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 3 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर।
प्रश्न संख्या 4 देखिए मित्रों, डीसीएल के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक हुआ डीसीएल, इनके अनुसार जो अधिगम प्रक्रिया है इसका कौन सा सोपान नहीं है, ऐसा पूछा गया। ठीक है, तो अधिगम प्रक्रिया के मित्रों 5 सोपान। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान, इनमें से कौन सा नहीं बताया डीसीएल ने। तो आपको बता दो, डीसीएल ने यह कहा कि सबसे पहले कोई अभिप्रेरित व्यक्ति होगा। ठीक है, वो कोई कार्य करेगा तो उसके मार्ग में बाधाएं आएगी, यानी कि 1 नंबर पर इन्होंने ये बताया। दूसरे नंबर पर बताया मार्ग में बाधाएं आएगी। इन्होंने तीसरे नंबर पर बताया कि वह विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा। चौथे नंबर पर बताया कि जब बहुत सारी अनुक्रियाएं करेगा, यानी जो वो सिद्धांत लगे प्रयास व त्रुटि का ना, तो त्रुटि आएगी और अंत में क्या होगा, अंत में उसे सही अनुक्रिया कर देगा, यानी विभिन्न अनुक्रियाएं करते करते सही अनुक्रिया भी करेगा, और सही अनुक्रिया करने पर उसे लक्ष्य की, या कह दूं मित्रों उद्देश्य की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये हो गए इसके 5 सिद्धांत, 5 सोपान हो गए अधिगम प्रक्रिया के, डीसीएल के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें इन्होंने प्रशिक्षण व अभ्यास नहीं बताया। दोस्तों विकल्प 4 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है मित्रों, कृष्णा ने अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तुएं बनाई है, यह दर्शाता है। कृष्णा ने क्या किया है, अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियां, उनसे कलात्मक वस्तुएं निर्मित किए बनाई है ना, तो ये कथन किसको दर्शाता है, सृजनात्मकता, प्रतिभाशीलता, दार्शनिकता या उपयुक्त सभी। तो देखिए मित्रों, दार्शनिकता तो होती है किसी चीज़ के बारे में जैसे सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करना ना, सूक्ष्म गहराई में, सूक्ष्म या गहराई से उसका क्या करना मित्रों, अध्ययन करना। ठीक है, ये दार्शनिकता में होता है। प्रतिभाशाली की बात करूँ तो मित्रों ये तो इंटेलिजेंस यानी कि जो बुद्धि है उससे संबंधित है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कि कुछ खराब चीज़ें उनसे कलात्मक बनाई है, यानी कि उसने क्या की है, उसने रचना की है, उसने कुछ नवीन चीज़ें बनाई है, इसका मतलब वो सृजनात्मकता कहलाएगी मित्रों, है ना। उपयुक्त सभी नहीं होगा यहाँ पे मित्रों। विकल्प 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 5 में। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। आरटीई 2009 से संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसे बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी, है ना, ये इसका जो उल्लेख है मित्रों वो धारा 21 में आएगा। ठीक है, धारा 21 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी होगी, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, जिसमें क्या होता है, विद्यालय का शिक्षक होता है, प्रधानाध्यापक होते हैं, बालक के जो अभिभावक संरक्षक होते हैं। इसमें आपको बता दूं मैं, जो अभिभावक होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं मित्रों। ठीक है, अभिभावक के संरक्षक क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ये सारे फैक्ट याद रखना ना, यहाँ पे 5 से 7 प्रश्न बना रहा हूँ। एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति करती क्या, विकास जो योजना होती है विद्यालय में क्या क्या करवाया जाएगा वो सारी यही तय करती है मीटिंग करके। ठीक है, उसमें कितना खर्चा लगाना वो सारी चीज़ें ये करती है। ठीक है, अध्यक्ष अभिभावक को बनाया जाता है। अभिभावक की भागीदारी कितनी, तो 3/4 यानी कि 75% होनी अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ पूछा है कि महिलाओं की भागीदारी इसमें कितनी होना, तो मित्रों 50%। और वर्तमान में अगर एसएमसी के सदस्य पूछे कितने हैं, तो 16 सदस्य है, जिसमें से महिलाएं पूछे यानी 50%, यानी कि 8 महिलाएं होना अनिवार्य है मित्रों। यह है एसएमसी। ठीक है, और धारा 21 में इसका उल्लेख है मित्रों। प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 3 सही है। ठीक है, और आज के लिए आपका प्रश्न क्या है कि इसमें आपको ये बताना है कि जो आरटीई 2009 है इसमें धाराएं हैं वो कितनी हैं, और इसमें कुल अध्याय है मित्रों वो अध्याय कितने। ठीक है, ये आपको पता करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मित्रों विकल्प 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 6 में। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। शिक्षक के लिए बच्चों की सहायता करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। एक शिक्षक है उसके लिए बच्चों की सहायता करनी है उसे ना, तो इसका सर्वोत्तम उपाय क्या है शिक्षक के लिए। देखिए मित्रों, शिक्षक किस प्रकार बच्चों की सहायता कर सकता है, भाषण के माध्यम से, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, कोई भी सहायता न देकर, या कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर। तो देखिए शिक्षक भाषण देगा उससे बालक की सहायता हो जाएगी नहीं, है ना, क्योंकि जो छोटे बालक हो जाएंगे या फिर कमज़ोर बालक है उनके भाषण फिर केवल मतलब भाषण से वो समझ विकसित नहीं कर सकते। ठीक है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर बिल्कुल नहीं, है ना। याद रखना, एक तो प्रतियोगिता या फिर एक कह सकता हूँ मैं जो प्रतिस्पर्धा है ये बालक में कभी नहीं करनी चाहिए शिक्षक को। एक तो प्रतिस्पर्धा कभी नहीं करनी चाहिए, 1-2 छात्रों में मध्य या बहुत से छात्रों में मध्य तुलना ये कभी नहीं करना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, ये मूल्यांकन के टॉपिक में बताया हुआ है। ठीक है, कोई भी सहायता न देकर, तो ये तो नेगेटिव हो गया, इसको तो हटाना ही पड़ेगा, यानी विकल्प 4 सही हो जाता है मित्रों ना, कि जो भी कार्य छात्र को देंगे शिक्षक उसको छोटे हिस्सों में यानी कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र अपनाना चाहिए।
पूर्ण से अंश की ओर। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद फिर शिक्षक निर्देश देगा और कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा। मित्रों विकल्प 4 सही है प्रश्न संख्या 7 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन अनुचित नहीं है, यह पूछा। जो विकास है मित्रों, इस विकास के संदर्भ में कौन सा कथन अनुचित नहीं है, कौन सा कथन गलत नहीं है, यानी कि सत्य कौन सा। यहाँ घुमाया हुआ यही प्रश्न, ऐसा भी लिख सकते थे कि सही है या कौन सा कथन सत्य है ना, लिखा अनुचित नहीं है मतलब गलत नहीं है। विकास एकल आयामी, यह गलत है मित्रों। क्यों? विकास एकल आयामी नहीं है, विकास बहुआयामी। विकास के बहुत सारे आयाम होते, बहुत सारे पक्ष होते, ठीक है। विकास पृथक होता, यह भी गलत है। कैसे? विकास पृथक नहीं होता। विकास के जो भी क्षेत्र है जैसे राजनीतिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक ना, सारे के सारे मित्रों अंतः संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे से जुड़े हुए, ये भी गलत हो गया है ना। अब 2 विकल्प बचे हैं, दूसरा और चौथा। अब आप उलझ जाओगे कौन सा इसमें से सही है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल कथन इसमें सही है। कैसे? कि बालक का सामाजिक जो सांस्कृतिक वातावरण जिस प्रकार से मिलेगा उसी प्रकार उसका विकास होगा, यानी विकास में यह बिल्कुल क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। क्योंकि वाटसन ने कहा आप मुझे मतलब कोई भी बालक दे दो, है ना, वो कथन इससे संबंधित है, मैं उसे जैसा चाहोगे बना दूंगा, ठीक है। यानी कि वातावरण पे बिल्कुल निर्भर करेगा, ये चीज़ वातावरण से संबंध आई है मित्रों। यहाँ लिखा विकास जन्म के साथ प्रारंभ है, मृत्यु के साथ समाप्त। मृत्यु के साथ समाप्त होता सही है, लेकिन कभी भी ये जन्म के साथ नहीं होता मित्रों। विकास तो जन्म से पूर्व जो गर्भावस्था आती है वहाँ से ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों विकल्प 2 यहाँ पे सही उत्तर है प्रश्न संख्या 8 में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों प्रश्न संख्या 8, याद रखना। ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 के लिए चलते हैं। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है? निर्मितवादी सिद्धांत, जिसे मैं कह दूं रचनावाद सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है, सर्जनवाद भी कह सकते हैं। होता क्या है, बालक स्वयं ज्ञान की रचना करेगा, स्वयं बालक करेगा, यानी कि बाल केंद्रित होगा मित्रों, ठीक है। बाल केंद्रित होगा, स्वयं बालक ज्ञान की रचना करेगा और इसमें स्व मूल्यांकन भी करेगा, यानी कि खुद ही रचना करके खुद इसका मूल्यांकन करेगा बालक। शिक्षक क्या होता है फिर? इसमें शिक्षक की बात करूं मित्रों तो वह केवल निर्देशक होता है, केवल निर्देश देने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें आधारित शिक्षण, इसमें शिक्षण किस प्रकार होता है? अध्यापक को सुना जाता है? नहीं। अध्यापक और शिक्षार्थी के संबंध ये भी नहीं होते इसमें। अध्यापक ने जो कही उस विषय वस्तु को दोहराना ये भी नहीं होता इसमें। मेन चीज़ मैंने बता दी कि बालक स्वयं ही करेगा, यानी कि करके सीखना होता है इसमें शिक्षण का आधार, करके सीखना, है ना। निर्मितवादी यानी निर्माण करेगा, ज्ञान की रचना करेगा, खुद करेगा। और इस सिद्धांत के बारे में एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, ये तो मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है? क्योंकि कभी कभार ऐसे प्रश्न भगवान करे आ जाए ऐसा प्रश्न, और मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न आ जाए ना, तो होता क्या, देखिए आप पढ़ नहीं पाते हो, मतलब बुक में मैंने पढ़ा था एक बार पहले कि मतलब बुक में उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया ना, ऐसी जगह आया हुआ है जहाँ पे बालक का ध्यान नहीं जाएगा, याद नहीं होगा, बिना नोट्स बनाए, ठीक है। उसमें यह बताया कि निर्मितवाद सिद्धांत में बालक ज्ञान संग्रहण नहीं करता है कभी भी मित्रों। अगर आ गया कि निर्मितवादी सिद्धांत की विशेषता है और वहाँ पे लिख दिया कि बालक द्वारा ज्ञान का संग्रहण किया जाता है, बिल्कुल गलत है। बालक द्वारा ज्ञान का संग्रहण कभी नहीं किया जाता है, बल्कि ज्ञान रचित किया जाता है, ज्ञान की रचना की जाती है मित्रों, याद रखना हमेशा, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 में मित्रों विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। परीक्षण करके सीखने पर बल दिया। देखिए मित्रों ये जो प्रश्न 10 है वो जो अधिगम की सहेलियां पढ़ोगे आप, है ना, परीक्षण करके सीखने बल दिया है, ये मित्रों अधिगम की सहेलियों से प्रश्न आया। अधिगम की सहेलियां, अधिगम यानी सीखने के जो तरीके होते हैं वो सहेलियां, कुल 5 सहेलियां मित्रों, ठीक है, 5 सहेलियां। एक तो है मित्रों करके सीखना, ठीक है, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी। एक तो है करके सीखना, ठीक है। दूसरा है मित्रों ये परीक्षण वाली जो प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तीसरी है मित्रों निरीक्षणों की। चौथी है सामूहिक
यानी समूह में जो सीखा जाता है वो। और पांचवी है मित्रों मिश्रित, याद रखना ये अधिगम की 5 स्केल है ना, तो यहाँ पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारा व्याख्या विश्लेषण करना। परीक्षण करके सीखने पर किसने बल दिया, याद रखना विलियम वुंट ने दिया है, ठीक है। विलियम वुंट इसका उत्तर हो जाएगा, विलियम वुंट ने परीक्षण करके सीखने बल दिया। करके सीखने की बात करूं मित्रों, तो करके सीखने पर डॉक्टर मेंस ने सर्वाधिक बल दिया है। करके सीखने पर उसका समर्थन किया है किलपेट्रिक ने, ठीक है। ये समर्थक हो जाएंगे इसके किलपेट्रिक करके सीखने के, ठीक है। और डॉक्टर मेंस ने करके सीखने पर बल दिया। परीक्षण पर विलियम वुंट ने दिया। निरीक्षण पर किसने दिया, तो निरीक्षण पर वाटसन ने दिया, याद रखना। सामूहिक योजना में जैसे वाद विवाद, सेमिनार, प्रदर्शन, ये चीज़ याद आती है। मिश्रित की कहूँ जिसमें आंशिक विधि और पूर्ण विधि दोनों का मिला जुला रूप रहता है। ये अधिगम की 5 शैलियाँ मित्रों। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या जो 10 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 11वां एक और अच्छा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। वह अवसाद विकृति, ये जो मनोविकार मनोविदलन होता है वहाँ से, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इसीलिए मैं 4 विकल्प अलग अलग लाता हूँ, ऐसे विकल्प जो आपको बिल्कुल तैयार करवाऊँ। वह अवसाद विकृति जिसमें मस्तिष्क के संकेत को ठीक तरह से नहीं समझा जाता कहलाती है। हाइपोटोनिया, डिस्थीमिया, एपिलेप्सी या डिस्कैल्कुलिया। आपको पता डिस्कैल्कुलिया मित्रों गणित संबंधी समस्याओं से होगी, ठीक है। जैसे गणित का लेखा जोखा नहीं रख पाना, गणितीय संक्रियाएं नहीं करना, गणितीय चिन्हों को नहीं पहचानना, गणितीय में जो समस्या का समाधान नहीं कर पाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो गणित से संबंधित होती है, संख्याओं मात्राओं ना, वो नहीं जान पाना, ये गणित से संबंधित डिस्कैल्कुलिया होगा, ठीक है। एपिलेप्सी की बात करूँ, इसमें मित्रों मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ठीक है। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, याद रखना, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। डिस्थीमिया की बात करूं तो ये भावात्मक अवसाद विकृति है जो तनाव से संबंधित है मित्रों, है ना। किससे, तनाव से संबंधित है, याद रखना डिस्थीमिया ना। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मित्रों हाइपोटोनिया। इसको एक और नाम है, उसे कहते हैं मित्रों फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। फ्लोपी बेबी सिंड्रोम, ठीक है। फ्लोपी बेबी सिंड्रोम भी कह सकते हैं, हाइपोटोनिया कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें ऐसी व्यवस्था मतलब ऐसा रोग होता है कि मतलब बालक या कोई व्यक्ति है, उसके जो मस्तिष्क को जो संकेत मिलता है मांसपेशियों से ना, उसको वो ठीक तरह से नहीं समझ पाता है, ये हाइपोटोनिया कहलाती है ना। ये तनाव की स्थिति है मित्रों ये भी। तो विकल्प 1 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 11वें में। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 12वें में चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा तत्व नहीं बताया, अच्छा प्रश्न है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में जो तत्व है मित्रों, आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व कौन से थे। जैसे अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला, फिर सिखाने वाला, फिर सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने के अनुभव, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें तत्व है, ठीक है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक हुआ, अगर स्पेशल मनोविज्ञान अनुसार देखो लिंडग्रेन ने दिया है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कोई नहीं है जिसने अलग से दिया है, वो लिंडग्रेन ही है जिसने अलग से दिया, ठीक है। इसने शिक्षा मनोविज्ञान के मित्रों 3 तत्व बताए। कितने बताए, 3 तत्व बताए। 3 तत्वों में इन्होंने बताया अधिगमकर्ता, सीखने वाला जिसका विकास, बुद्धि, स्मृति, ये सारी चीज़ें है ना निर्भर करती है। इसके बाद इन्होंने अधिगम प्रक्रिया भी बताई कि अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या उपयोग करते हैं ना, वो प्रक्रिया भी है। इन्होंने अधिगम की स्थिति भी बताई कि वातावरण कैसा, अनुशासन कैसा, कक्षा कक्षा स्थिति कैसी, ठीक है। लेकिन अधिगम जो अनुभव होता है मित्रों, ये इन्होंने नहीं बताया। बाकी अधिगम अनुभव अगर शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व में पूछो तो वहाँ पे है, लेकिन लिंडग्रेन के अनुसार अधिगम अनुभव नहीं होता मित्रों। तो दोस्तों विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 12वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, एक और अच्छा प्रश्न आ रहा है, और ऐसे प्रश्न तो बिल्कुल पूछे जाते हैं घुमाए फिर, है ना। निम्न में से कौन सा युग्म पूछा है सही है, सत्य। अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रोजर्स ने दिया। मैंने इसी वीडियो में जो पहला प्रश्न था वहाँ बताया अनुभवजन्य अधिगम कोल्ब नाम आएगा तो भी सही है, कार्ल रोजर्स आएगा तो भी सही है, ठीक है। कोल्ब आएगा तो भी सही है, दोनों ऑप्शन में साथ में बिल्कुल नहीं आएंगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए ना, नहीं आएंगे ना। कोल्ब भी सही है। अनुभवजन्य अधिगम मैंने बताया, आपने पढ़ा होगा, कार्ल रोजर्स ने सही है। इसका मतलब यही उत्तर है इसका, कौन सा युग में सही कह रहा है, ये सही है अनुभवजन्य अधिगम। बाकी देख लीजिए अधिगम के प्रकार तो गेने ने बताया, जो अष्टपदीय सिद्धांत दिया था 8 प्रकार, है ना। सबसे जो निम्न स्तर का संकेत अधिगम बताया, सबसे उच्च बताया समस्या समाधान। सामाजिक अधिगम जिसे प्रेक्षणात्मक, निरीक्षणात्मक कहते हैं, ये अल्बर्ट बांडुरा ने बताया, मॉडलिंग अवधारणा। और अंतर्दृष्टि ये कोलर ने बताया। यानी कि ये तीनों तो गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो विकल्प 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है मित्रों। प्रश्न संख्या जो आपके 13वां है
वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षण नीति के रूप में संकल्पना चित्रण के उपयोग को सर्वप्रथम किसने किया, विकसित किया ना। आप कह रहे हो कि सर आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लाते हो, लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पढ़े हुए ही नहीं प्रश्न, ये नए प्रश्न है बिल्कुल, है ना। और अब जैसे और रीट नजदीक आ रही और खतरनाक खतरनाक प्रश्न लाऊंगा। कहने का मतलब देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरा बिल्कुल अनुभव है, और अनुभव अभी तक मेरा कभी भी गलत नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जो सत्य चीज़ है वो सत्य बोलता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये बताया, मैंने 100 बार कह दिया है कि रीट जो लेवल 1 है, तो लेवल 1 के जितना 1 बहुत ईजी है, तो जितना लेवल रहेगा उस हिसाब से तो प्रश्न आएंगे। टू की करूँ बात तो थोड़े और हाई ले लो, है ना भाई, 2-4% और हाई ले लो, और उससे क्या जाएंगे। अब मान लीजिए कि ये तो ठीक है कि भाई RS में नहीं है, बाकी मान लीजिए कि RS में अगर जैसे लेवल होता है, अब आप कह दो कि सर वैसे प्रश्न लाओ, तो वैसे प्रश्न आपके आएंगे नहीं, किस लिए लाए, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न देखिए, शिक्षण नीति के रूप में संकल्पना चित्र के उपयोग को सबसे पहले किसने विकसित किया मित्रों, नोवेक, बुकफील्ड, पीटर जार्विस या प्राइट। तो इसका सही उत्तर हो जाता है मित्रों नोवेक, ठीक है। नोवेक ने 1980 के प्रारंभ में मित्रों क्या किया, कॉर्नेल विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की, याद रखना, कॉर्नेल विश्वविद्यालय में। ये जो प्रश्न है मित्रों, ये जो चिंतन टॉपिक है वहाँ से है, ठीक है। शिक्षण नीति के रूप में यानी कि पढ़ाने के रूप में संकल्पना चित्र का उपयोग किसने दिया, यह उदाहरण किसने दी, ये नोवेक ने दी, ठीक है। नोवेक ने यह कहा, जैसे बता दूं पियाजे ने क्या कहा कि बालक है वो खुद व्यक्तिगत तरीके से खुद ही करके सीखता है, पियाजे ने कहा। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि बालक अपने से समवयस्क को सीखता है, सामाजिक सांस्कृतिक दिया। उसी प्रकार एक नोवेक था, नोवेक ने क्या कहा मित्रों, नोवेक ने यह बताया था कि कक्षा की जो गतिविधियां हैं उससे सीखता है ना। तो उन्होंने संकल्पना चित्र का प्रस्तुतिकरण किया। संकल्पना चित्र क्या होता है कि मस्तिष्क में अवधारणा की संकल्पना बना लेना, उसकी रूपरेखा बना लेना, जिससे हर चीज़ समझी जा सकती है, उसकी रूपरेखा बन जाए, उसका चित्र बनता है मित्रों, ठीक है। तो दोस्तों विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 14, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, और मुझे पता है बहुत जनों के ये प्रश्न गलत आएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं मित्रों। प्रश्न मैंने पहले बता दिया है, कठिन प्रश्न कितने होंगे मित्रों, कठिन प्रश्न कितने होने चाहिए, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है मित्रों। कठिन कितने होने चाहिए, 20%। मध्यम कितने होने चाहिए, मध्यम, मध्यम भी 20%। और मित्रों सरल कितने, 60%। ये होना चाहिए क्या, नहीं, ये 60 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ठीक है। सरल और कठिन 20% मध्यम 60% होना चाहिए, ठीक है। और जो कठिन होते हैं बस यही क्या है, यही जो मेरिट या कहूँ मित्रों सिलेक्शन दिलवाने वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो देखिए कम गति से जो बालक सीखते हैं, जैसे कमजोर बालक है ना, उनके लिए अध्यापक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, क्या टोली में शिक्षण, बिल्कुल सही। जो व्यक्तिगत तरीके से नहीं सीख पाते, कमजोर होते हैं, उनको टोली में शिक्षण, यानी कि टोली शिक्षण मतलब समूह में सिखाना चाहिए, और समूह में बालक बेहतर सीखता है, व्यक्तिगत तरीके से, सही है। उन पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए, अतिरिक्त शिक्षण, ये भी सही है मित्रों। और उनको हमेशा सीखने के लिए प्रोत्साहित करें, न कि हतोत्साहित, यानी उक्त सभी हो जाएंगे मित्रों यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 15वां है, वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाता है। तो मित्रों ये थे आपके जो CDP एंड जो साइकोलॉजी है, बाल विकास और मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, CTET, रीट, यूपीटेट और जो DSSSB, ये जो वैकेंसी निकली हुई है मित्रों, है ना अभी फिलहाल। इसके अलावा ओल्ड जो स्टेट टेट हैं उन सारों में जो साइकोलॉजी CDP आती है मित्रों, उसके 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कमेंट बॉक्स में 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कट ऑफ 12+ रखना है, 12 से प्लस ज़्यादा हो, बिल्कुल सही, अच्छी तैयारी है मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ है, देखो मित्रों, एक तो होता है दुख यानी कि उदासीनता, वो जिंदगी में क्या है, मनुष्य को हमेशा पीछे की ओर धकेलता रहता है, ठीक है। एक होती है चिंता, चिंता का भी मत करो, क्योंकि चिंता चिता है मित्रों, कैसे वो हमारे जैसे दुख तो हमेशा हम पीछे की ओर धकेलता है, चिंता आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती रहती है, ठीक है। दुख पीछे की ओर रहता है ना,
हमें क्या रहना चाहिए, ना दुख ना चिंता, हमें रहना चाहिए खुद पे बिलीव, खुद पे मित्रों कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रखना चाहिए, जो हमेशा हमें आगे की ओर प्रेरित करता है ना। तो हमेशा प्रेरित रहो, ठीक है। प्रश्न 11 यहाँ पे इस हो रहे हैं, तो जरूर थोड़ी ना कि यही 15 प्रश्न पूछ जाएंगे। यहाँ पे 15 में से अगर मैं तो कहता हूँ 8 भी आपके गलत हो तो भी निराश मत हो, और ज़्यादा हल करो। और हाँ, ये अंतिम समय है, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा अब मॉडल पेपर सॉल्व करो, ठीक है। जो आपने कंटेंट नहीं पढ़ रखा है उनको जल्दी जल्दी पढ़ लो मित्रों। और ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ याद रखो मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडल पेपर है मित्रों वो सॉल्व कर लो, ठीक रहेगा। मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अंतिम समय में मॉडल पेपर ही किए जाते हैं। तो मित्रों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, और वीडियो में क्या कमी है वो भी सुझाव दे दीजिए। अच्छा लगा बुरा लगा सभी बताइए। हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों, धन्यवाद।